चंद्रनगर एक बहुत ही समृद्ध और अत्यंत विशाल राज्य था। वहां का राजा मिहिर सेन बड़ा ही प्रतापी था, लेकिन थोड़ा रसिक मिजाज था। मिहिर सेन की पटरानी मिथिला बहुत ही सुंदर थी। राजा भी उसका बहुत सम्मान करता था। आखिर करे भी क्यों ना, वह एक बड़े राजा की पुत्री थी। मिहिर सेन बड़ा ही पराक्रमी था। कई छोटे राज्य उसके अधीन थे। उनसे उसे भारी मात्रा में कर मिलता था। वह बहुत दूर दूर तक भ्रमण करता था और प्रजा का हाल चाल जानता था। वह शिकार खेलने का बहुत ही शौकीन था। राजा का एक बेटा था, अमरदीप। शिकार खेलने का वह भी बहुत शौकीन था। राजा ने उसे हिदायत दे रखी थी कि अपने राज्य के दक्षिण दिशा के जंगलों में कभी मत जाना, क्योंकि वह इलाका डायनों, जादूगरनियों और भूत चुड़ैलों से ग्रस्त माना जाता है। अमर भड़क कर कहता कि मैं किसी को नहीं मानता। बड़े जोश में तलवार लहरा कर कहता, इस तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलने वाला। एक दिन वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकला। दिन भर वे जंगल में भटकते रहे और धीरे धीरे उसे वर्जित प्रदेश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत रूप की हिरणी देखी। ऐसी हिरणी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसी हिरणी के पीछे पीछे वे घोड़ों को दौड़ाते घूमते रहे। पल में लगता कि हिरणी बिल्कुल पास में है, अगले पल लगता कि वह बहुत दूर चली गई है। अब रात हो चुकी थी। आखिरकार हिरणी जंगली झाड़ियों में छुप गई। विस्तृत क्षेत्र में फैली झाड़ियों में रात्रि के घने अंधकार में घूमना असंभव था, लेकिन अमर बहुत ही हठी था। उसे हार मानना स्वीकार नहीं था। उसने अपने साथियों से कहा, ऐसा करो, इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लो, सवेरे फिर इसे ढूंढ लेंगे। सब ने ऐसा ही किया। झाड़ियों को घेर कर सब लोग बैठ गए। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। आसमान में चांद भी अपने सफर पर था। सबकी आंखें नींद से बोझिल हो गई और सब अपनी जगह पर सो गए। आधी रात के बाद घनी झाड़ियों में हिरणी निकली। अब उसका रूप परिवर्तित हो रहा था। वह सुंदर हिरणी एक भयानक रूप की डायन में बदल गई। वह उन व्यक्तियों के पास पहुंची, तभी आहट से उस तरफ के दोनों लोग जाग गए और उस डायन को देखकर बहुत डर गए। अंधेरे में भयंकर काले चेहरे पर लाल लाल दपदपाती हुई उसकी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और विशाल का शरीर देखकर वे बहुत ही डर गए। उनकी सांस रुकने लगी। डर के मारे उनका हाल बुरा हो गया। वे कुछ समझते इससे पहले ही डायन ने झपट्टा मारा और अमर के एक साथी को उसने मार डाला और उसे खा गई। यह देखकर दूसरे साथी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खौफ के कारण उसकी धड़कनें उसके काबू के बाहर हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके हृदय की गति रुक जाएगी। वह वहां से भागने के बारे में सोचता, उससे पहले ही डायन ने उसे भी पकड़ लिया। उसने अपने आप को डायन के चुंगल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिशें व्यर्थ गई। वह चीख भी नहीं पाया और डायन ने उसे भी अपना ग्रास बना लिया। वह उसको भी हजम कर गई। बाकी चारों तरफ सो रहे लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ कितनी बड़ी और भयानक घटना घट गई है। वह डायन वापस वहीं झाड़ियों में घुस गई। सवेरा हुआ। सूरज ने अपनी किरणें बिखेर कर सर्वत्र उजाला कर दिया। उस जंगल की झाड़ियों का अंधकार दूर होकर अब वहां सतरंगी प्रकाश छिटका हुआ था। राजकुमार अमरदीप और उसके साथी जाग गए थे और वे सब अपने अपने घोड़ों पर तैनात हो गए थे, लेकिन उनके दो साथी गायब थे। यह देखकर वे सब हैरान थे। पहले तो उन्होंने सोचा शायद इधर उधर होंगे, लेकिन जब नहीं आए तब उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। आसपास हर जगह ढूंढा, उनको पुकारा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब सभी लोग बड़े ही आश्चर्य में थे।
आखिर वे दोनों गए कहां? क्या उनको धरती निगल गई या आसमान खा गया? राजकुमार अमरदीप के साथी घबराए और वे राजकुमार से कहने लगे, कृपया करके घर चलिए, यह जगह ठीक नहीं है। महाराज ने तो पहले ही कहा था कि यहां कभी मत आना। अब हम आ गए हैं, हमें लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस रहे हैं, इसलिए तुरंत यहां से निकलना चाहिए। तभी वह हिरनी झाड़ियों में से निकली और भाग खड़ी हुई। अब सभी लोग उस हिरनी के पीछे भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा, जब वह दोनों साथी यहां नहीं हैं तो उनको जंगल में ढूंढेंगे। इस प्रकार हिरनी के पीछे पीछे वह फिर से दौड़ने लगे। बड़ी अजीब माया थी, ना तो वह पकड़ में आ रही थी और ना ही वे लोग उसके आकर्षण से मुक्त हो रहे थे। ऐसा कौन सा खिंचाव, ऐसा कौन सा आकर्षण था कि वे उस हिरनी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। आज भी पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। हिरनी उन लोगों को पूरे जंगल में खूब चक्कर लगवाती रही। वह पूरे जंगल में इधर उधर आती जाती रही। वह लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे और आखिरकार फिर से रात हो गई। राजकुमार अमरदीप के हट का यह हाल था कि वह हिरनी जितना ही उनसे दूर जाती, उतना ही राजकुमार को उसे पकड़ने की जिद भी बढ़ती जाती थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन उसको पकड़ कर ही दम लेगा। उसने इस बात को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। आखिरकार रात्रि हो गई और वह एक दूसरी जगह झाड़ियों में गुम हो गई। आज फिर से राजकुमार ने वही व्यवस्था की, तुम इसको घेर कर बैठ जाओ और जैसे ही वह हिरनी झाड़ियों से निकलेगी हम उसको घेर लेंगे। सब लोग रखवाली करने लगे और पहले दिन की भांति इस बार भी धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। आधी रात जैसे ही हुई वैसे ही वह हिरनी झाड़ी में से निकली और डायन में परिवर्तित हो गई। इस बार उसने दूसरी दिशा का रुख किया जहां पर अमरदीप के साथी थे, और जब तक वह जागते उसने उन दोनों को खा लिया और फिर से झाड़ी में गुम हो गई। जैसे ही सवेरा हुआ सभी लोग जाग गए। अब की बार उन्होंने महान आश्चर्य से देखा कि दो साथी उनके और भी गायब थे। अब राजकुमार के 4 साथी गायब हो चुके थे, 2 साथी ही रह गए थे। अब तो राजकुमार के दोनों साथी बहुत ही भयभीत थे। वे राजकुमार से कहने लगते, राजकुमार चलो यहां से जल्दी, यह बहुत ही रहस्यमयी जगह है और खतरनाक भी। हमारे 4 साथी चले गए हैं, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। लेकिन राजकुमार ने कड़क कर कहा, रुक जाओ, बेवकूफों वाली बातें मत करो। राजकुमार अमरदीप ने अपने साथियों की घबराहट और उनकी चिंता पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उनको डांट दिया। इससे वे चुप तो हो गए, लेकिन मन ही मन में बहुत ही नाराज थे। मजबूरी में और कर भी क्या सकते थे। अमर के साथ वे पूरे दिन उसकी जिद के कारण हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे और वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही। 2 दिनों की भांति यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी फिर से एक झाड़ी में गुम हो गई थी। अब केवल राजकुमार और 2 साथी ही रह गए थे। आज की रात तीनों बहुत ही चौकन्ने थे। तीनों की ही आंखों में नींद नहीं थी और आज सभी घूम घूम कर पहरा लगा रहे थे। झाड़ियों में जरा सी भी आहट होती थी तो उनके कान खड़े हो जाते थे, लेकिन कोई भी वहां से नहीं निकला। आज तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। एक साथी पूर्व दिशा की तरफ था। दोनों साथी थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। एक ने कहा, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। दूसरे ने कहा, ऐसा मुझे भी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। हम में से कोई आज बचेगा भी कि नहीं बचेगा। पहले वाले साथी ने जवाब दिया, करे भी तो क्या करें, अकेले जा भी तो नहीं सकते, नहीं तो हम दोनों भाग ही जाते।
दूसरा बोला, भाग जाते तब भी वही बात थी। हम बिना राजकुमार के वहां पहुंचते तब तो हमें राजा ही मार डालता। ऐसे तो चाहे बच ही जाएं। इस प्रकार बातें करते करते एक साथी दूर चला गया। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। राजकुमार के उस साथी ने जैसे ही घूम कर देखा कि उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। सामने विशाल काय डायन खड़ी थी। उसने आनन फानन में उसको मार डाला और खा गई। आराम से उसने डकार ली और फिर से झाड़ियों में घुस गई। उधर दूसरा साथी घूमते घूमते आया। उसने आवाज दी, भाई कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। अब वह थोड़ा डरा। उसने कहा, भाई कहाँ हो तुम? फिर कोई आवाज नहीं आई। उसने सतर्क होकर चारों तरफ देखा। तभी सरसराहट की आवाज आई और उसने देखा कि उस झुरमुट में से हिरनी निकली और उसने रूप बदलना शुरू कर दिया। उसको देखते ही उसकी चीख निकल गई, लेकिन तभी झपट कर हिरनी ने उसे पकड़ लिया और उसको भी खा लिया। इसके बाद पुनः झाड़ियों में घुस गई। सवेरा हुआ। राजकुमार अमर तो सो गया था। उसने आंखें खोली, अपने साथियों को पुकारा, लेकिन पुकारने पर भी उसका कोई साथी नहीं आया। वह उनको झाड़ियों के चारों तरफ घूम घूम कर ढूंढने लगा, पुकारने लगा और बहुत ही परेशान होने लगा, मगर उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब तो वह बहुत ही पछताने लगा कि मैंने उनकी बात क्यों नहीं मान ली थी। वे तो जाना चाहते थे। अब वह अकेला रह गया था। सहसा झाड़ी से हिरनी निकली। यह सोचकर कि सब इसके कारण हो रहा है, राजकुमार को उस पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसे अपने तलवार के जोर पर जो दर्प था वह चूर चूर हो गया था। इस समय उसकी वीरता कुछ भी काम नहीं आ रही थी। तभी दबे पांव हिरनी निकली और उसने अपना रूप परिवर्तित किया। राजकुमार अमर ने जैसे ही उसको भयानक डायन के रूप में परिवर्तित होते देखा, वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर भाग निकला। कोई इंसान हो तो उससे निपटा भी जाए। डायनों से निपटने का उसे कोई तजुर्बा थोड़े ही था। अब उसे मालूम हो गया था कि उसके साथियों को इसे डायन ने खाया था और अब उसको खाने के लिए उसके पीछे काल की तरह दौड़ी चली आ रही थी। अब स्थिति अलग थी। अब वह हिरनी का पीछा नहीं कर रहा था, अब डायन उसका पीछा कर रही थी। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे डायन। पीछा करते करते वह डायन जंगल के बाहर आ गई और राजकुमार ने अपने राज्य चंद्रनगर की सीमा में प्रवेश किया। धीरे धीरे दिन भी खूब चढ़ आया था। सीमा पर जो गांव पड़ता था उसमें लोगों के चलने फिरने से चहल पहल हो रही थी। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय तालाब था। यहां आकर उस डायन का असली रूप कैसे चलता, लोग देखकर बेहोश भी हो जाते। उस डायन ने झट से अपना रूप बदला और 16 साल की अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। राजकुमार ने उसके इस बदलते रूप को देखा और समझ गया कि वह ऐसी मायावी डायन है कि जो पल पल में रूप बदल सकती है और इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। डायन ने रूप बदल लिया था, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा था। वह अब भी राजकुमार अमर के पीछे लगी हुई थी। वह उसके चुंगल में आने ही वाला था कि उसने तालाब में छलांग लगा दी। उसी समय सैकड़ों मल्लाह हो हल्ला मचाते हुए वहां आकर कूद पड़े और उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे जहां पर रास्ता चल रहा था उसी रास्ते पर डायन बैठ गई और सारा नजारा देखने लगी। उसी समय राजा मिहिर सेन घोड़े पर सवार होकर उधर से निकले। वह लापता राजकुमार की छानबीन करके जंगल की तरफ से अपने नगर को जा रहे थे। उन्होंने गांव के बाहर रास्ते पर बैठी हुई उस सुंदरी को देखा तो रसिक स्वभाव होने के कारण उनके मन में उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने उस कमसिन कोमल अबला सुंदरी का हरण करने की सोची। जैसे ही उनका घोड़ा उसके पास आया, उन्होंने अपने चाबुक को जमीन पर डाल दिया और उससे कहा, ओ सुंदरी, जरा यह चाबुक उठा देना।
जैसे ही उस सुंदरी ने चाबुक उठाकर राजा को दिया, राजा ने उसको उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और अपने नगर की तरफ दौड़ पड़े। उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। शीघ्र ही वे नगर में पहुंच गए। राजा उस सुंदरी को महल में ले आए। रानी मिथिला ने पूछा, यह कौन है? तब राजा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इतना ही कहा, धीरज रखो, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। रानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। उधर वह सुंदरी लगातार रोए चली जा रही थी और कह रही थी, महाराज, आप मेरा अपहरण करके ले आए हैं और आपने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है। मेरे माँ बाप तो रो रो कर मर जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? आपने मेरा भी जीवन नष्ट कर दिया है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सुख वैभव की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां लगी होंगी। तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मनचाही वस्तु हाजिर होगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब वह धूर्त बोली, मुझसे विवाह करोगे? लेकिन यह तुम्हारी रानी तो पहले से ही है। इनके आगे मेरी क्या चलेगी? मैं तो दासी बनकर रह जाऊंगी। राजा के दिमाग पर उसके रूप का नशा छाया हुआ था। उन्होंने कहा, उसकी क्या औकात, तुम ही मेरी पटरानी बनोगी। तब वह मुंह फुलाकर बोली, नहीं, ऐसे नहीं, पहले इनको महल से निकालो। राजा सोच विचार में पड़ गए। आखिरकार उसके रूप की विजय हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन युक्ति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला के पिता बहुत ही प्रतापी राजा हैं। वह हमसे बदला ले सकते हैं, हमें सजा दे सकते हैं। राजा मिहिर सेन की आंखों पर अब 16 साल की रूपसी के रूप की पट्टी बंध गई थी। अब वे योजना बनाने लगे थे कि मिथिला से पीछा छुड़ा लिया जाए। उनके रसिक स्वभाव का यह हाल था कि करने कुछ और गए थे और चक्कर में किसी और के पड़ गए। 4 दिनों से उनका राजकुमार अमरदीप गायब था। उसको वे स्वयं ढूंढने गए थे। जंगल में खोजबीन करने के बाद भी जब राजकुमार और उनके साथियों का पता नहीं चला, तब उन्होंने मान लिया कि वे जंगल में किसी दुर्घटना के शिकार हो गए अथवा उसी डायनों और जादूगरनियों वाले प्रदेश में चले गए, तो वहां पर वे उनके शिकार हो गए। जब वे जंगल से लौटे आ रहे थे, तब उनका हृदय इस दुख से फटा जा रहा था कि राजकुमार काल कवलित हो गया। लेकिन जब से वह सुंदरी उन्हें मिली थी, तब से उनका दिमाग मानो कुंद सा हो गया था, जो सोचने विचारने लायक रहा ही नहीं था। शायद यह उस मायावी डायन की माया का प्रभाव था। उसने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वह बोली, आप रानी को महल से निकाल दीजिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब राजा यह सोच रहे थे कि मिथिला को निकाला किस ढंग से जाए। उपाय भी निकल आया। राजा रानी मिथिला के पास जाकर बोले, चलो प्रिय, राजकुमार के गायब होने से तुम्हारा मन बहुत ही दुखी है। चलो थोड़ा सैर करके आते हैं, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। इस प्रस्ताव पर रानी तत्काल ही सहर्ष तैयार हो गई। सभी लोगों की सवारी जंगल की तरफ चल दी। राजा ने रानी को खूब घुमाया, तरह तरह के दृश्य दिखाए, कई मनोरम स्थान दिखाए। तभी सहसा जंगल हाथियों की चिंगाड़ से गूंज उठा। राजा ने एक सुरक्षित स्थान पर रानी और सेवकों को बिठा दिया और अपने आप हाथियों को भगाने के लिए चले गए। वास्तव में वे हाथियों को भगाने के लिए नहीं गए थे, वह हाथियों से दूर चले गए थे। हाथी दौड़ते हुए उसी दिशा में आ रहे थे जहां रानी और सेवक बैठे थे। सेवकों ने जब इस आफत को आते हुए देखा तो वे भाग खड़े हुए। रानी भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते जंगल में सूखे पत्तों से ढके हुए कुएं में गिर पड़ी। हाथी अपने रास्ते निकल गए थे। थोड़ी देर में राजा आ गए और सेवक भी आ गए। सब इकट्ठे होकर वापस घर लौट आए। यह उनकी बनाई हुई योजना थी। वह कुआं भी नकली बनाया गया था। उसे डालियों से और पत्तियों से ढक दिया गया था।
मित्रों, कथा का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।